आवर टॉपिक इज़ हीट कैपेसिटीज़ ऑफ गैसेस। फ़र्ज़ करें किसी कंटेनर में हमारे पास गैस मौजूद है और हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स ये हीट अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। जब ये अब्ज़ॉर्ब करेंगे, इसका मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल की अब्ज़ॉर्प्शन ये शो कर रही है कि देयर आर सम हीट प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स। अब फ़र्ज़ करें कि हम जो है इस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज़ करना चाह रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें ऐसा करने के लिए रिक्वायर होगी उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। तो वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ गैस. For 1 mole, it will be named as molar heat capacity. For 1 gram, it will be known as specific heat. It is denoted by C. और SI यूनिट्स जो है इसकी डेट इज़ जूल पर केल्विन पर मोल होती हैं एनर्जी की, यू नो वेल। और जो नॉन SI यूनिट्स होती हैं वो हमारे पास किस फॉर्म होती हैं, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, heat capacity at constant pressure. What is heat capacity? CV, it is denoted by CV. Here at constant pressure it is denoted by CP. So what is the difference between both temperatures? Here is a temperature raised to that is required to raise the temperature of a gas to 1 Kelvin. When volume is kept constant, then it will be known as heat capacity at constant volume. And when amount of heat which raise the temperature of gas by 1 Kelvin, when pressure is constant, it will be the heat capacity at constant pressure. ओके तो ये सी वी एल की मैथमेटिकली हमारे पास फॉर्म आती है डैट इज़ 3/2R, और जो सी पी की आती है डैट इज़ 5/2R. नेक्स्ट देखें, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, 2 तरह की कंक्लूजन्स हमारे पास आती हैं इससे। फर्स्ट इज़ सी पी माइनस सी वी। अगर हम कांस्टेंट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को माइनस कर दें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, इनकी वैल्यूज़ पुट करके, तो हमारे पास जो है वो हमेशा आर आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको हम जो है जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों हीट कैपेसिटीज़ का जो डिफरेंस है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। दूसरी बात ये है कि जो रेशो है, ठीक है, इसी का गैमा हियर, गैमा जो है वो रेशो है दोनों हीट कैपेसिटीज़ के दरमियान। तो इसको अगर हम सी पी और बाय सी वी लिख करें तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यूज़ पुट करने से 1.666 आ जाएगा। ये जो कैलकुलेट की गई है रेशो दोनों हीट कैपेसिटीज़ की, ये मोनोटॉमिक गैस। अगर हम मोनोटॉमिक गैसेस की बात करें तो ये रेशो जो होगी दोनों हीट कैपेसिटीज़ की, गैमा, वो हमेशा 1.66 के बराबर होगी। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, क्योंकि इनकी ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेटरी मोशन भी होती है या एनर्जी भी ये रखते हैं रोटेटरी मोशन की वजह से, तो इनकी जो हमारे पास रेशो है दोनों हीट कैपेसिटी की वो 1.666 से कम होगी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो आर्गॉन अगर हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है तो इसकी जो ये रेशो है सी पी बाई सी वी की, क्या ये 1.66 होगी या इससे कम होगी? हाँ जी, तो आर्गोन क्या है, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका जो रेशो होगी वो हमेशा 1.666 के या फिर 66 के बराबर होगी। नेक्स्ट देखें, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वी का मतलब है कि इक्वल, ओके, बराबर, और पार्टीशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल हम 2 चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं इक्वली पार्टीशन कर लिया है हमने। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी जो है वो इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट की होगी। फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमने देखा था कि इनकी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है और जिसकी वैल्यू होती है 3.3/2 ओके, फॉर हीलियम आर्गॉन के लिए। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो 3/2 है। 3 हमारे पास एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। फ़र्ज़ करें कि हमने 3/2 जो हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी है इसको हमने इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। हाफ RT हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर दी है डिस्ट्रीब्यूट, 1/2 वाई एक्सिस पे कर दी है, और हाफ जो है वो जी एक्सिस पे कर दी है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है अलॉन्ग डिफरेंट एक्सिस एक्स वाई जी इज़ इक्वल,
ओके, हैंस इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसको हम अगर ई के से डिनोट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हाफ आर टी, सम करेंगे इसका हाफ आर टी वाई एंड हाफ आर टी जी एक्सिस, ये हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम सी वाट स्क्वायर। ना सपोज करें हमारे पास जो है एवरेज वेलोसिटीज़ हैं u v एंड w अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी एक्सिस। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, 1/2 m u बार स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह पे हम v लिख लेंगे और यहाँ पे हम w पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। फॉर लॉ, अगर इस लॉ की बात करें तो हम कह सकते हैं जो r है वो कांस्टेंट के बराबर है, k भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। तो लेकिन लॉ के लिए जो स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे वो k है, इसलिए हम यहाँ पे r की जगह पे k पुट कर लेंगे सिंपली। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी। डिग्री क्या होगी कि वो कितनी हद तक जो है वो आज़ादी है। ये किसकी आज़ादी फ्रीडम की बात हो रही है, ये मॉलिक्यूल की या एटम की फ्रीडम की बात हो रही है कि एक एटम को कितनी आज़ादी है कि वो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो अपनी रोटेशन जो है या कर सकता है, ठीक है। किस डिग्री से, किस एक्सटेंट तक जो है वो अपनी कितनी आज़ादी से वो उसकी आज़ादी का एक्सटेंट कितना है कि वो अपने आप को कोऑर्डिनेट्स के अंदर मूव कर सकता है। ओके, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एटम की लोकेशन है कोऑर्डिनेट्स के अंदर, कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर पता चलेगा कि एटम कहाँ पे है। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मोशन ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक एटम की मोशन किस तरह की है, हरकत किस तरह की वो कर रहा है। जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एक मॉलिक्यूल की वो हमेशा 3n होती है। n जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स। फॉर मोनोटॉमिक गैस के लिए भी हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी होगी, डायटॉमिक के लिए भी देखेंगे और ट्राइटॉमिक के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोटॉमिक गैसेस के लिए। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो हमारे पास एक जो है वो मॉलिक्यूल यहाँ पे एटम है, ये एटम है, ये भी एक एटम है। तो ये अगर एक ही है तो ये एक्स एक्सिस में भी जो है वो अपने मूवमेंट कर सकता है, वो वाई एक्सिस में भी कर सकता है और वो जी एक्सिस में भी कर सकता है। तीनों अगर ये तो इंडिपेंडेंट है ना, एक ही एटम है, इसके साथ दूसरा कोई नहीं जुड़ा हुआ जो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे इसकी मोशन को। तो ये जो है एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट कर सकता है, वाई में भी कर सकता है और जी में भी कर सकता है। तो इसकी जो ट्रांसलेशनल मोशन इसकी होगी और या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हमेशा 3 होगी। ओके, क्योंकि हमने कहा मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जो है सिर्फ एक तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में कर सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हमेशा 3 ही होगी। डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होते हैं, जैसे हमारे पास H2 है। अब ये तो एटम था या मॉलिक्यूल, आपको पता है कि एटम मिलके जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। H2 की बात करते हैं, यहाँ पे देखें ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 1 और 2। अब इनके दरमियान में एक बॉन्ड भी बना हुआ है, ये सेपरेट नहीं है। तो ये एक, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसको हम रुकावट कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स फ़र्ज़ करें कि इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 1 कह देते हैं और ये दूसरा मॉलिक्यूल है इसको हम 2 कह देते हैं। तो क्या होगा अगर हम एक को, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसको अगर हम फिक्स कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये एक्स प्लेन में तो मूव नहीं कर सकेगा, ये वाई के अंदर जो है वो इस तरह की मूवमेंट कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ है एक पॉइंट से, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इस साइड पे मूवमेंट वाई के लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग करेगा मूवमेंट, ठीक है। अगर हमने इसको भी यहाँ से फिक्स किया हुआ है तो ये क्या करेगा, ये जी एक्सिस के लॉन्ग जो है मूवमेंट कर लेगा। लेकिन क्योंकि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो दोनों एक सेम प्लेन के अंदर हैं, ठीक है, यहाँ पे तो सेम प्लेन के अंदर तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि एक ने दूसरे को स्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो इसके फॉर्म में क्या होगा कि हमारे पास हम कहेंगे कि ट्रांसलेशनल जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो 3 है, जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है, वो 2 है। क्योंकि ये सिर्फ जो है वो 2 एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में रोटेट कर रहा है, एक्स में ये नहीं कर सकता, लॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये इन प्लेन है एक्स एक्सिस में। इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो हमारे पास, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, तो ये ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक में क्या है, 3 आपके पास जो हैं वो एटम्स हैं। इसकी जो है ये अब जो 3 एटम्स हैं ये देखें, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसकी हो गई 3। अब जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी। अब ये अगर हम यहाँ से इसको फिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल इसको हम 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें, ठीक है, मॉलिक्यूल को। और हमने क्या किया, इसको 1 पॉइंट से इसको फिक्स कर दिया एक एटम को, तो बाकी 2 जो हैं वो लॉन्ग एक्स एक्सिस भी रोटेट कर सकते हैं और लॉन्ग वाई एक्सिस भी रोटेट कर सकते हैं और वो लॉन्ग जी एक्सिस भी रोटेट कर सकते हैं, बाकी जो 2 हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, टोटल 6 हो जाएगी। अब कुलियन की बात करते हैं कि कुलियन कौन कौन की कितनी तरह की होती हैं, 4 तरह की। कौन कौन सी, ग्रेजिंग कुलियन या फिर इनको ग्लेंसिंग भी कहते हैं, हेड ऑन कुलियन, राइट एंगल कुलियन एंड इलास्टिक कुलियन। तो सबसे पहले देखें कि ग्लेंसिंग या फिर ग्रेजिंग कुलियन कौन सी होती हैं, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल कुलियन। तो आप देख सकते हैं दोनों जो है वो एटम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल एक दूसरे से का मूवमेंट कर रहे हैं। तो इनकी जो आउटर बाउंड्री यहाँ से देखें टच कर रही है आपस में, तो ये आउटर बाउंड्री कुलियंस भी इसको हम कह सकते हैं और इसको डिनोट करते हैं सी बार से। हेड ऑन कुलियन क्या होती है कि दोनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो एटम कर रहे हों, वो हेड उनके जो है वो कोलाइड करें आपस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, 2C बार इससे डिनोट करते हैं। राइट एंगल कोलिजन क्या होती है, राइट एंगल होती है अगर वो 90 के डिग्री के एंगल पे जो है एक साथ कोलाइड करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है स्क्वायर रूट ऑफ 2C बार। इलास्टिक कोलिजन आपको ऑलरेडी पता है कौन सी होती है, कि इसमें ऐसी कोलिजन जिसमें जो है सिर्फ डायरेक्शंस ही चेंज होगी मॉलिक्यूल्स की, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो ना तो गेन होगी ना ही लॉस होगी, उसमें एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी कोलिजन्स को इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं।